अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी में साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आपके क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर से बच्चों, उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को जैसे कि हम आज शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर हम हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के इसी टॉपिक से, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो बनेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि आप, लेकिन आपने उसको हमेशा अपनी मेमोरी में रखना है, और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा इफ़ यू वांट। मैं इसके लिए सेपरेट से आपको लिंक दे दूँगा ड्राइव को, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी काइंड से कि आप इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपकी बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम जाए बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कुछ अल्फाजों में, तो देखो बच्चों, मैंने 3 अल्फाजों में भी ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए आपके लिए एक रास्ता दिया है। लेकिन अगर आपको एज लिखना पड़े तो किस तरीके से लिखेंगे, ये बात भी तो पता होनी चाहिए ना बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन बच्चों, टेक्निकली मोर टेक्निकली इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ओवर इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी कि आपका जो प्रोसेस होता है डीएनए का कॉपी होना, डीएनए की इन्फॉर्मेशन कॉपी होना इन द फॉर्म आरएनए, दैट इज कॉल्ड बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरे तरीके से अगर मैं कह दूं इसको, इसी बात को, जो कि इसका बिल्कुल सिनोनियम होगा इसकी डेफिनेशन का, बात ये भी है, सेम ही है, वो ये कि सिंथेसाइज ऑफ एमआरएनए, दैट इज बच्चों इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये बात अब आप क्लियर होगी कि एक्चुअली व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी तरह से बच्चों, जब हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे होते हैं, तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले कुछ लिमिटेशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा पूरा जो मॉडल है, जो आपकी बुक ने बयान किया है, वो आपको क्लियर ही नहीं होगा, मकसद ही क्लियर नहीं होगा। और ये सवाल आपके पास आ सकता है, स्पेशली इन यूर जूलॉजी सेक्शन से आएगा ये आपका सवाल, और उधर से ये आपसे पूछ सकता है। और ये इतनी शॉर्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है नहीं। वैसे लिमिटेशंस इसकी 2 हैं, जो कि आपसे शॉर्ट से ही पूछा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन हैज़ 2 लिमिटेशंस। सबसे पहले जो लिमिटेशन की जो मैंने हेडिंग डाली है बच्चों आपके लिए, वो डाली है कि सिलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। आपने इस वर्ड को समझना है, यानी कि सिलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन से मुराद बच्चों क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन ओनली इन्वॉल्व्स द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ डीएनए विच स्पेसिफाई, यानी कि जो कि स्पेसिफाई है किसके लिए बच्चों, आपकी जिसके पास इंफॉर्मेशन है। यानी कि अभी इस बात को आप समझें कि ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ उसी हिस्से पे होती है जिसपे आपके सेल्स की तरफ से रिक्वायरमेंट है, यानी कि जीन्स की ही ट्रांसलेट होगी। इसके अलावा पूरे डीएनए की आपकी ट्रांसलेट होती ही नहीं है। कभी भी आपका जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन है, सॉरी मैंने ट्रांसलेट का माजरत है गाइस, जो पूरा का पूरा जो आपका डीएनए है वो कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होता। हमेशा आपका कुछ स्पेसिफिक लेंथ या सेगमेंट ऑफ डीएनए ही क्या हो पाती है बच्चों, ट्रांसक्राइब हो पाती है। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल ले लें इसी मिसाल की, इस लिमिटेशन की, अगर हम इसकी आपकी एग्जाम्पल लें, तो आपकी बुक से ही मैंने ये एग्जाम्पल ली है, जो देती है कि सेल्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स ट्रांसक्राइब ओनली दैट सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इनकोड्स केराटिन प्रोटीन। यानी कि आपके जो सेल्स हैं बच्चों हेयर फॉलिकल्स के, वो सिर्फ वही प्रोटीन की ही सिंथेसाइज करेंगे। उनके पास उनका जो डीएनए होगा, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होगा, तो वो सेल सिर्फ उसी सीक्वेंस ऑफ डीएनए की ही जीन्स को ट्रांसक्राइब करेंगे जिस जीन में इन्फॉर्मेशन होगी बच्चों क्रेटिन प्रोटीन की सिंथेसाइज की। इसके अलावा वो नहीं करेंगे। इसी वजह से हमारे पास जो पहली एबिलिटी आती है बच्चों, सिलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन आती है, ये इसकी पहली लिमिटेशन है। इसके अलावा ये अगर इसके ऊपर बाकी कोई लिमिटेशन आपकी काम नहीं करेगी। और दूसरी लिमिटेशन है बच्चों उसकी कि इट अकर्स व्हेन इट्स रिक्वायर्स, यानी कि जब भी होती है, जब भी रिक्वायर की जाती है, हर वक्त नहीं चल रही होती है। बात भी आप अपने जहन में रखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन नीडेड व्हेन सेल रिक्वायर्ड एडिशनली इट्स कॉपीज ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स। अच्छा, ये बात तो आपकी पहली लाइन में क्लियर हो गई होगी कि ये हमेशा जब ही होती है जब सेल रिक्वायर करता है। एडिशनली ये बता रहा है इट कॉपीज ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, यानी कि ये बता रहा है कि जो आपकी एक स्ट्रैंड होती है ये उसी को ही कॉपी करती है, दूसरी स्ट्रैंड से ये इन्फॉर्मेशन कॉपी नहीं होती, क्योंकि दूसरी स्ट्रैंड से अगर कॉपी करने जाएगी तो बच्चों वो स्ट्रैंड सी कॉम्प्लीमेंट है। तो उधर जो सीक्वेंस ऑफ जीन जो आपको इसकी पेरेंट उसमें है, जहाँ से इसको एक्चुअली में ट्रांसक्राइब होना है एमआरएनए को, तो उससे बिल्कुल उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, तो जाहिर सी बात है जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो उसकी सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो चुकी होगी। तो इस वजह से वहाँ से ही ट्रांसलेट नहीं होती, सिर्फ एक ही साइड से होती। तो ये बात भी हम हमारे आगे समझेंगे। एक्चुअली में किस स्ट्रैंड की बात करूँ, उसकी पर्टिकुलर नाम भी आपकी बुक ने दिए में, तो आप बने रहिए। तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। तो ये सिलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, और दूसरा ही इट अकर्स व्हेन इट रिक्वायर्स। ये बात भी अब आपकी क्लियर होगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। अब ये हमारे पास जो टॉपिक है इसको हम कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बच्चों? एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब बच्चों एंटी सेंस स्ट्रैंड से मुराद हमारे पास ये कि द स्ट्रैंड्स व्हिच कंटेन्स एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल प्रोटीन इज कॉल्ड टेम्पलेट प्रोटीन। ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया, लेकिन अब मैं आपको इसके फील कराता हूँ। देखिए बच्चों, एंटी सेंस स्ट्रैंड उस स्ट्रैंड को कहते हैं जिसके पास बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फंक्शनल प्रोटीन की ही सीक्वेंस है, यानी कि ये जो सीक्वेंस मेरे पास जीन में पड़ा है, डीएनए में पड़ा है, ये एक्चुअली वही प्रोटीन है जो आप चाहते हैं। और जो जिस स्ट्रैंड के पास होता है बच्चों, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। और दूसरे नाम में इसको बच्चों हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह देते हैं, क्योंकि यहीं से ही आपका एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है। इसके अलावा दूसरी स्ट्रैंड से नहीं होता। और उस दूसरे स्ट्रैंड का नाम बच्चों है हमारे पास सेंस स्ट्रैंड।
द अपोजिट स्टैंड ऑफ द टेम्परेट स्टैंड बट नॉट इन द ट्रांसक्रिप्शन, बट नॉट इन्वॉल्व इन बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, बट हाँ इट लिटिल बिट हेल्प योर ट्रांसक्रिप्शन। सॉरी ख़राब कर दिया मैंने पेज। बच्चों अब इसी तरीके से ये बात आपकी क्लियर होगी कि सेंस स्टैंड क्या होती है, एंटी सेंस स्टैंड क्या होती है। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है, लिमिटेशन पढ़ लिया आपने, एंटी सेंस स्टैंड के बारे में समझा, सेंस के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज रीड्स द एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके दरमियान जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, जो बच्चों क्या करता है, रीड करता है आपके डीएनए को, फिर क्या करता है सिंथेसाइज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए करता है, यानी कि एमआरएनए क्या करता है बच्चों, सिंथेसाइज कराता है अकॉर्डिंग टू द बच्चों बेस पेयरिंग रूल, जो कि बेस पेयरिंग रूल है, जो कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आप जाके देख सकते हैं हमारे कंपोजिशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, उसमें मैंने पूरी की पूरी बात बताई है किस तरीके से ये बेस पेयरिंग का रूल काम करता है। अच्छा बच्चों ये भी बात याद रखिए कि जो आपकी ये क्या कहते हैं हम ये ट्रांसक्रिप्शन जो चल रही होती है बच्चों 5 से 3 डायरेक्शन में चलती है, यानी कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है वो 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम की तरफ डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है, और फिर वो आप क्या बनाते हुए जाता है, आपका एमआरएनए ट्रांसक्राइब करते हुए जाता है, जो कि मैंने आपके लिए विजुअल्स दिए हैं। अगर आप इस विजुअल्स को देखते हो तो आपको समझ में आएगी बात। अब आप देखें मैंने ये सेंस एक स्टैंड बनाई है, सेंस स्टैंड बनाई है, और दूसरी जो मैंने बनाई है वो एंटी सेंस स्टैंड बनाई है। अब बच्चों अगर आप देखते हैं हमारे पास एक है ये जिसको मैंने नाम दिया बच्चों, आपका कौन सा है एंजाइम है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब बच्चों ये पॉलीमरेज एंजाइम 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों अब ये जब आगे बढ़ रहा है तो साथ साथ में क्या कर रहा है बच्चों, ये एक तरफ से ये आपका एमआरएनए ड्रिफ्ट होता हुआ साइड से निकल रहा है, और योर एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोटीन विच योर सेल रिक्वायर्ड। दैट्स ओनली इट्स अ सिंपल फंडा फॉर यू गाइस। तो ये बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं मैकेनिज्म, इसके 3 है, क्या है 3 इसके मैकेनिज्म है। तो आप देखें, देखिए बच्चों सबसे पहला इसका मैकेनिज्म आता है वो हमारे पास आता है इनिशिएशन, दूसरा आता है इलोंगेशन, तीसरा आता है टर्मिनेशन। अब इनके जो हमारे पास मैकेनिज्म है बच्चों, ये हम आपकी बुक के ही पैराग्राफ से समझेंगे, क्योंकि आपकी बुक के पैराग्राफ में बहुत सारी बातें इसी के रिलेटिव की गई हैं, और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको आपकी बुक की मदद से ही पढ़ा सकता हूँ। उसके हम नोट्स में आपको बताता रहूँगा, आप पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ साथ में, ताकि मैं आपको उधर से बताता रहूँ ये पॉइंट आपने कॉपी करना है फॉर योर नोट्स, फॉर योर एग्जाम पर्पस, फॉर योर एमडीकेट पर्पस। आप मेरे लेक्चर से पढ़ते तो आपके साथ साथ दोनों तरीक़ों से आपकी तैयारी हो रही है। तो हम पढ़ते हैं उस लेक्चर से, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ योर टेक्स्ट बुक article which actually describe about these 3 steps of mechanism about the transcription। तो हम शुरू करते हैं, तो चलिए। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग इनिशिएशन को हम पढ़ेंगे, और इसकी बिल्कुल हम लाइनिंग्स के साथ साथ हम इसको पढ़ते हुए जाएंगे, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है वो मैं आपको बता सकूँ। आप उस इन्फॉर्मेशन को बच्चों अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि वो आपके काम आए फॉर योर एग्जाम पर्पस एंड योर ऑल्सो एमडीकेट पर्पस। तो बच्चों अब होता क्या है कि इनिशिएशन तो अब आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ योर फर्स्ट स्टेप ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप है, जिसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले ये आपकी डीएनए की स्ट्रैंड है। तो बच्चों जैसे कि ये हमारे पास एक डीएनए की स्ट्रैंड है, क्या है, तो सबसे पहले बच्चों होगा क्या, इनिशिएशन के अंदर आपका जो डीएनए होता है वो उस जगह से जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होना है, वो वहाँ से क्या होगा बच्चों, अनवाइंड होगा। क्या होगा, ये अनवाइंड होगा, सही है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपको दिखा दिया कि ये इस जगह से क्या हो चुका है बच्चों, अनवाइंड हो चुका है। अब जब ये अनवाइंड होगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या आके बैठेगा, सबसे पहले यहाँ पे आके बैठेगा आपका प्यारा सा दोस्त जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। बच्चों होता क्या है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है बच्चों, स्टार्ट करता है एट द जीन, जहाँ पे भी जीन दिखती है इसे, जो भी आपका सेल है कमांड, जो भी जिस भी रेगुलेशन के हिसाब से आपका सेल काम करता है उस रेगुलेशन के हिसाब से ये उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे इसको जीन का पता होगा। अब डेट स्टार्ट रीजन ऑफ जीन इज कॉल्ड बच्चों प्रमोटर रीजन, यानी कि अब जहाँ पर ये जाके बैठा और जहाँ से इसने स्टार्ट पकड़ा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, उस रीजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आपका प्रमोटर रीजन बोलते हैं। तो अब इस प्रमोटर रीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इस बात को भी आपको समझना है कि व्हाट इज प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन इज नथिंग इट जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस लोकेटेड जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द 3, यानी कि जो आपका 3 प्राइम होता है उस डायरेक्शन में ही लोकेट करते हैं। सही है, समझ रहे हैं आप बात। जैसे कि हमारे पास ये रही 3 डायरेक्शन, इस जगह पे ये रहा आपका प्रमोटर रीजन। अगर आप उस वाली स्टैंड की बात करते हो तो उस जगह पे आपको ये मिल जाएगा आपका प्रमोटर रीजन, डेट इज प्रमोटर रीजन। तो ये अलग अलग तरीके से आपकी जो भी स्टैंड है जहाँ से भी आपकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि द आरएनए
पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द बेस सीक्वेंसर प्रमोटर रीजन, यानी कि इस प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ जीन, एट द बिगिनिंग ऑफ जीन, जैसे ही आपकी जीन स्टार्ट हो रही है वहाँ से ही, एंड बाइंड विद इट, और वहाँ से आपका बाइंड हो जाएगा। अब इधर आपको बात ज़रूर समझनी है, इसको मैं अलग पेन से आपको बताऊँगा, वो ये कि द इन द प्रोकैरियोटिक DNA 3 प्रमोटर आर, यानी कि इसमें 3 प्रमोटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रमोटर होता है उसको हम कहते हैं हमारा TAAT, दैट इज़ बच्चों सीक्वेंस ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड इन द DNA, और जिसको हम -10 सीक्वेंस कहते हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो एक अगला आता है उसको हम बोलते हैं TTGACA, जिसको हम -35 सीक्वेंस बोलते हैं। से ये किस में पाए जाते हैं बच्चों, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, दैट इज़ अ प्रमोटर रीजन इन यानी कि आपके जो बैक्टीरिया हैं इनमें जो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उनमें जो प्रमोटर रीजन होते हैं तो उनमें ही आपके पास दैट इज़ एग्जांपल ऑफ दैट रीजन। और अगर हम अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें बच्चों हमारे पास जो सीक्वेंस होते हैं यूकैरियोटिक प्रमोटर रीजन के, तो वो कुछ ऐसे होते हैं TAT बॉक्स, जिसको हम 25 सीक्वेंस भी -25 सीक्वेंस बोल देते हैं, और उसके बाद हमारे पास होता है यूकैरियोटिक प्रमोटर रीजन, एक होता है हमारे पास 70 सीक्वेंस का, जिसको हम कहते हैं कैट, CAAT, कैट बॉक्स, जिसको हम कैट बॉक्स भी कह देते हैं। तो बच्चों दैट्स इज ऑल अबाउट, दिस इज एक्चुअली एग्जांपल, एंड दैट इज आल्सो द MCQs फॉर योर बोर्ड पर्पस एंड आल्सो फॉर योर MDCAT पर्पस। मैं कहता हूँ कि यार आप इसे याद रखें ताकि आपके लिए आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। अब बच्चों प्रमोटर रीजन ऑफ DNA जैसे ही इसने रिकॉग्नाइज किया तो अब क्या हुआ कि प्रमोटर रीजन ऑफ DNA एंड स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, अब क्या हो रही है बच्चों, स्टार्ट हो चुकी है आपकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब क्या होगा बच्चों, अभी जैसे कि मैं इधर एग्जांपल देता हूँ कि आपको यह आपका है DNA, क्या है DNA की स्ट्रैंड है, और ये इस जगह से आपकी क्या हो चुकी है बच्चों, अनवाइंड हो चुकी है। अब क्या है, अब आपको पता है कि आपके पास एक राइबोसोम बैठा है जो कि क्या कर रहा है, जो कि बच्चों अब किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 5 से 3 डायरेक्शन में जा रहा है। जब बच्चे 5 से 3 डायरेक्शन में जा रहा है तो अब ये क्या करेगा बच्चों, अब ये mRNA बनाना शुरू करेगा, क्या करना शुरू करेगा बच्चों, mRNA बनाना शुरू करेगा, और ये mRNA बच्चों ऐसे ही पीछे से निकलना ऐसे शुरू होगा। दैट प्रोसेस ऑफ योर एडिशन ऑफ योर RNA न्यूक्लियोटाइड्स which increase the length of mRNA, that process is called बच्चों elongation। तो बच्चों इस डेफिनेशन को जो मैंने आपको बताई इसको लिख लो ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि क्योंकि अगर अभी आपने लिखा तो ये आपके दिमाग में आ जाएगी, उसके बाद ये आपके दिमाग में नहीं आएगी। अब इसी तरीके से बच्चों अब आपके ये इस आर्टिकल को समझते हो, नीचे डायग्राम दी हुई है इसको भी समझते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब इधर आप देखते हैं कि आफ्टर द RNA बाइंडिंग एट द प्रमोटर साइट, यानी कि जब RNA बाइंड कर रहा है प्रमोटर साइट पे तो क्या कर रहा है, इट फोर्स करता है DNA को कि वो अनजीप हो जाए, क्योंकि वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है जहाँ पे जीन है, जहाँ से जीन की शुरुआत हो रही है। जब इसने अनजीप करा अब क्या करेगा, मूव करेगा अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ 3 to 5 डायरेक्शन, यानी कि 3 से 5 प्राइम की तरफ क्या करेगा बच्चों, आगे बढ़ेगा। अब होगा क्या, द फ्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो अब आपको पता होना चाहिए कि फ्री न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं टू मेक एन इलोंगेट द RNA पॉलीमर, ताकि आपका जो RNA का जो पॉलीमर है यानी कि उसको इलोंगेट करवाने में मदद करे। अब इन दिस वे द ड्यूरिंग द इलोंगेशन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्ट्रैंड ऑफ द DNA, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आपके DNA के स्ट्रैंड की, और आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो कि सिंथेसाइज हो चुकी है। द सेम बेस पेयरिंग रूल्स उसके ऊपर भी अप्लाई हुआ ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA, जो कि DNA में भी होता है आपका जब DNA रिप्लिकेशन होती है, एक्सेप्ट द यूरेसिल इज पेयर्ड विद द एडेनिन, यानी कि सिर्फ इस चीज़ का फर्क था कि जो आपके एडेनिन आपके थायमिन के साथ बाइंड होती है वही एडेनिन RNA के अंदर किसके साथ बाइंड हो रही थी बच्चों, आपकी यूरेसिल के साथ बाइंड हो रही थी थायमिन के बजाय। ये बात आपने फ़र्क को समझ के चलना है, एलोंगेशन में बड़ा फ़र्क आता है। एलोंगेशन की बेस पेयरिंग के अंदर सिर्फ सिंपल सा फ़र्क ये है कि थायमिन एडेनिन से कंबाइन होने के बजाय यूरेसिल से होता है mRNA में, और ये बात आप इधर भी देख सकते हैं। ये बात आपको दिख रही है कि इधर आपके पास न्यूली mRNA बनता जा रहा है और ये बेस पेयरिंग के अंदर आप देखते जा रहे हैं, और ये आपके पास फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आपके न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, एंड दैट इज़ आपकी टेम्परेट स्ट्रैंड एंड दैट डायरेक्शन ऑफ द योर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन है वो आप देख रहे हैं कि 5 से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है। ये जो स्ट्रैंड है ये वाली 3 से 5 की तरफ जा रहा है, इस बात को आपने समझना है। तो अब हम पढ़ते हैं आपका बकाया जो पैसेज है उसको भी देखते हैं वो क्या कहता है। अब इधर कहता है कि द RNA पोलीमरेज एड्स द RNA न्यूक्लियोटाइड्स टू ग्रोइंग द RNA स्ट्रैंड, ताकि RNA की स्ट्रैंड बढ़ती जाए अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल, बट दिस पेयरिंग डज नॉट परसिस्ट, लेकिन ये जो आपकी जो पेयरिंग है ये परसिस्ट नहीं रहती आफ्टर द 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैव बीन एडेड टू द ग्रोइंग द, यानी कि आपके जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स एड्स हो जाते हैं फिर उसके बाद क्या करती है बच्चों, ग्रो होती है, सही है, अवे यानी और फिर क्या होती है बच्चों, बिल्कुल ग्रो जाती है जस्ट लाइक अ टेल जब निकल रही हो, और ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द DNA, और DNA से बिल्कुल साइड की तरफ से निकलती हुई जाती है। डेट इलोंगेशन रिमेन्स कंटिन्यू टिल द RNA पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेशन रीजन, यानी कि
ये हम होती रहेगी तब तक टर्मिनेशन रीजन ना आ जाए। अब आपको टर्मिनेशन के प्रोसेस को समझना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके मैकेनिज्म को समझने के अंदर। अब टर्मिनेशन बच्चों इधर हमें क्या समझाता है, इस बात को समझना जरूरी कि एज वी डिस्कस दैट द आरएनए पॉलीमरेज एड्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमने बताया कि आरएनए पॉलीमरेज ने बच्चों आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को क्या किया, ऐड किया। व्हेन आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू टू लॉन्ग द टेम्पलेट स्ट्रैंड अंटिल इट रीचेस द टर्मिनेशन रीजन, यानी कि वहाँ तक इलोंगेट करता था जहाँ पे टर्मिनेशन रीजन ना आ जाए डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए के अंदर भी कोड होता है जो कि इसको सिग्नल करता है, किसको, आपके पॉलीमरेज एंजाइम को, जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, सिग्नल करता है कि भाई आप इधर टर्मिनेट हो जाओ, बस यहीं तक की इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक की जीन की लेंथ है, इससे ज़्यादा जीन नहीं है, कुछ और हो जाएगा फिर अगर आप जाएंगे तो। टर्मिनेशन रीजन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस्ड ट्रिगर टू इवेंट्स, यानी कि अब आपको इस बात को भी नोट कर लेना है कि आपको जो टर्मिनेशन रीजन होता है 2 इवेंट करता है। सबसे पहले कि द आरएनए मॉलिक्यूल कंप्लीटली सेपरेट कर देता है फ्रॉम बोथ द डीएनए एंड द आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि कहाँ से एंड करवा देता है, आपके आरएनए से भी एंड करवा देता है, यानी कि सॉरी डीएनए के टेम्पलेट से भी एंड करवा देता है, और दूसरा आपके पॉलीमरेज से भी एंड करवा देता है। और सेकेंडली क्या काम करवाता है आपका टर्मिनेशन रीजन, द आरएनए पॉलीमरेज डिटेच फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और दूसरा काम क्या होता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी वजह से वो कोड हो रही है, यानी कि जिसकी कॉपी को वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एमआरएनए के अंदर, वहाँ से आपका आरएनए पॉलीमरेज भी क्या हो जाता है बच्चों, डिटेच हो जाता है। एंड दिस इवेंट टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, और ये इवेंट आपका पूरा पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या कर देता है बच्चों, खत्म कर देता है। द टर्मिनेटर रीजन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ बेस पेयर फॉलोड बाय एटी बेस पेयर, यानी कि जो भी टर्मिनेट रीजन होता है बच्चों, उसमें जो सीरीज होती हैं जीसी बेस की, वो बहुत सारी होती हैं, जो कि किसके साथ आ रही होती हैं, एटी बेस पेयर के साथ होती है। आपको पता है कि जीसी के साथ एसी बाइंड करते हैं। और जो एमआरएनए रीजन होता है, जो ट्रांसक्राइब बाय दिस रीजन फ्रॉम अ लूप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बच्चों में क्या कहते हैं, जीसी हेयरपिन कहते हैं। फॉलोड बाय द स्मॉल टेल ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो कि स्मॉल टेल होती है किसकी बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। और जो जीसी हैप्रिन होती है बच्चों, क्या करती है, किसकी वजह से क्या होती है, कॉजेज द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, यानी कि वो आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप करती है कि भाई अब आप बस रुक जाएं, यहाँ पे आपका प्रोसेस खत्म है, अब आप आगे नहीं बढ़िएगा। तो वो किसकी होता है, जीसी बेस्पियर हेयरपिन उधर होती है, जो कि क्या कॉज करवाती है, आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप होने का सिग्नल देती है कि अब आपको रुक जाना है। बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर अबाउट द रिप्लिकेशन और सॉरी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको समझ में आया हो तो यार काइंडली लाइक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो हम मिलते हैं हमारी अगले आने वाली वीडियो में, जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशन इन एमआरएनए बिफोर ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।